हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ क्लास 12th मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के साथ कि मैथमेटिक्स को आप कैसे प्रिपेयर करें। जो ये अभी सिनेरियो चल रहा है, प्रेजेंट सिनेरियो कोविड-19 का, उसमें आपकी स्टडीज़ में उसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है। आने वाले जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन हो सकते हैं, जो 2021 के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ ये डिस्कशन करने जा रहा हूँ कि मैथमेटिक्स को अभी कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि अभी आप डायरेक्ट अपने टीचर्स के भी कांटेक्ट में नहीं हैं, है ना, फिजिकली कांटेक्ट में नहीं है फिलहाल की मैं बात कर रहा हूँ इस समय की। और क्योंकि ये सब कुछ शुरुआत में ही हो गया तो हो सकता है कि आपको ढंग से पता भी ना हो कि सिलेबस में आपके है क्या। वैसे तो अभी बहुत से स्टूडेंट ने लगभग दूसरे तीसरे चौथे चैप्टर तक फिनिश कर दिया, और आप में से ही बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कोई इंटीग्रल्स तक, जो कि 7 चैप्टर यहाँ तक पहुँच गया। कोई स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी कर रहे होते हैं, कोई 3D ज्योमेट्री कर रहे होते हैं। तो देखा जाए तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने तो लास्ट चैप्टर को तक टच कर लिया, ठीक है ना। वो अलग बात है कि हो सकता है प्रोबेबिलिटी, क्योंकि उसका कोई लिंक नहीं है तो शुरुआत ही आपने प्रोबेबिलिटी सीखी होगी तो भी समझ में आ जाता है, या फिर आपने वेक्टर 3D को पहले पढ़ा होगा वो भी समझ में आता है। अदरवाइज एक स्टूडेंट को, अगर किसी भी बिगिनर को स्टार्ट करना चाहिए क्लास 12th को, तो वो चैप्टर नंबर 1 से ही स्टार्ट करना चाहिए। और मेरे अकॉर्डिंग अभी इस टाइम तक जब ये वीडियो आपके सामने है, यानी अभी तक, ठीक है ना, तो उस समय जब ये वीडियो पब्लिश हुआ तो चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 4 तक अगर आपने कर लिया तो मोर देन सफिशिएंट है। अभी फिलहाल ठीक है, और इसके आगे धीरे धीरे आपको बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि 5th चैप्टर से जब आप बढ़ेंगे ना आगे, तो फिर आपको रुकना नहीं है, क्योंकि 5th से 9th तक आपको कंटिन्यूसली बढ़ना है। तभी ये पूरी कंप्लीट आपको स्टोरी समझ में आ पाएगी कैलकुलस की। क्योंकि 5th चैप्टर जब आप पढ़ेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो उसका यूज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 6ठे चैप्टर में होता है। और जब आप 6th चैप्टर 5th चैप्टर पढ़ चुके होते हैं, डिफरेंशिएशन जब आपको आ चुका होता है, तो आप 7th चैप्टर इंटीग्रल्स के करने लायक हो जाते हैं। और फिर जब आपको इंटीग्रल्स कर लेते तो इंटीग्रल्स का एप्लीकेशन यानी कि 8th लेसन भी आपको देखना होता है। और 7th लेसन कोई छोटा लेसन नहीं है, 7.11 तक 11 एक्सरसाइजेज और एक मिसलिनियस एक्सरसाइज में। उसके बाद 8th चैप्टर में 2 ही एक्सरसाइज है, वो जब आप कर लेते हो तो फिर अब इन दोनों का डिफरेंशिएशन जो आपने 5th 6th चैप्टर में सीखा और इंटीग्रल्स जो 7th 8th चैप्टर में सीखा, इनका सीधा सीधा एप्लीकेशन आपको 9th चैप्टर में मिलता है। 9th चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जहां पर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एट अ टाइम होते हैं। और वो 9.5 तक 9.6 तक वहां पर एक्सरसाइजेस दी गई हैं, और उन्हें आप जब फिनिश करते हैं तब जाकर आपकी कैलकुलस फिनिश हो पाती है। और कैलकुलस से बोर्ड एग्जामिनेशन में जहां पर 80 मार्क्स का एग्जाम होता है, वहां पर 35 मार्क्स का पूछा जाता है। जहां पर 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, वहां पर 44 मार्क्स का पूछा जाता है कैलकुलस, यानी चैप्टर नंबर 5 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास वेक्टर अलजेब्रा 3D है, वो एक सेपरेट चीज़ है। आप चाहो तो कोई ऐसा भी कर सकता है कि वेक्टर 3D को भी पहले पढ़ ले, अगर लगता है टाइम है तो। बहुत से स्टूडेंट आप में ऐसे हैं जिन्होंने इस जो अभी ये जो आपका टाइम चल रहा है, इस टाइम को उन्होंने अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया। अच्छी तरह से यूटिलाइज करने का मतलब ये हुआ कि उन्होंने अपनी 10th 11th में जो कुछ छोटी मोटी चीज़ें रह गई थी उन्हें कवर किया। जैसे 11th में होने के लिए तो जिसके पास फिजिक्स थी, वेक्टर अलजेब्रा वहाँ पर भी था। तो कुछ स्टूडेंट ने क्या किया कि वेक्टर अलजेब्रा, क्योंकि थोड़ा बहुत पढ़ा भी था, इसलिए सबसे पहले वेक्टर अलजेब्रा ही पढ़ लिया 12th का। तो भी अच्छी बात है, क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा का और किसी मैथ से कहीं लिंक नहीं है। क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा 3D की जो है, वेक्टर अलजेब्रा यानी 10th और 11th चैप्टर जो है, वो अपने आप में एक सेपरेट वो है, क्या बोलते हैं उसे, चैप्टर है, सेपरेट एक यूनिट है। तो इसका मतलब आपने अगर 10th 11th एक सेपरेट यूनिट, 12th चैप्टर एक सेपरेट यूनिट, 13th चैप्टर एक सेपरेट यूनिट, आपको किसी भी यूनिट को पढ़ना चाहिए। लेकिन सही रहेगा ये करना, क्योंकि इसमें कुछ बातें भी उठ रही हैं, इससे कुछ हो सकता है सिलेबस रिड्यूस हो जाए या ऐसा कुछ, ठीक है ना, बहुत जरूरी नहीं है। देखिए, अगर सिलेबस रिड्यूस होगा ना, उसका खास फायदा नहीं होगा हमें। फायदा अगर आप देख रहे होगे तो अभी एक जो शॉर्ट टाइम का फायदा होगा वो हमें हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर हम बात करें तो हमें उसका डिसएडवांटेज होगा। क्योंकि जो चैप्टर आपके सीनियर या आपके अगले साल आने वाले पढ़ेंगे वो आप नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है ना, आप में गैप आ जाएगा। मान लिया, अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि कोई चैप्टर हट गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी अगर हट गया, फॉर एग्जाम्पल हटा नहीं है, तो उस समय अगर हटेगा मान लिया, तो प्रोबेबिलिटी अगर हट जाएगा तो क्या होगा, आपके सीनियर ने तो प्रोबेबिलिटी पढ़ा है, क्या होगा, आपके जूनियर जो आने वाले हैं वो तो प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, बस आप रह गए प्रोबेबिलिटी पढ़ने से। इसलिए कोशिश करें कि आप तो सभी कुछ पढ़ लें। आपको टीचर्स ना भी पढ़ाएं एग्जामिनेशन स्कूल में जब आपके ओपन हो, या फिर अगर मान लिया सिलेबस से हट गया और रिड्यूस हो गया हो तो भी, क्योंकि यहाँ पर अवेलेबल है। क्योंकि मैंने तो चैप्टर नंबर 1 से 13 तक रहा है, आप फटाफट उसे करते हुए चलें और जल्दीबाजी ना करें। देखिए स्टूडेंट्स, आप में से कुछ की क्वेरीज क्या होती है कि सर मुझे एक टाइम टेबल बताओ जिससे कि मैं अक्टूबर आने तक मैं पूरा चैप्टर फिनिश कर दूं, पूरे बुक फिनिश कर दूं बस। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि कमेंट में नहीं पूछ पाता, मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो प्लीज़ मुझे बताएं कि अक्टूबर के बाद आप क्या करेंगे। यानी अक्टूबर में क्या एग्जाम है क्या आपका, या फिर आप कह सकते हैं कि अक्टूबर के बाद हम रिविजन करेंगे, तो मज़ा नहीं आएगा उसमें। मतलब देखो, अगर आपकी कैपेबिलिटी, आप में कैलिबर है इतना, आप समझते हो कि हाँ अक्टूबर तक फिनिश हो जाएगा तो ठीक है। लेकिन दूसरे ने कहा, तीसरे ने कहा, जबरदस्ती कर अक्टूबर तक खत्म नहीं करना। पता नहीं क्या होता है उससे ना आप तेज तेज भाग करना। मतलब मैं एक बात बताता हूँ आपको,
एक बार क्या हुआ ना कि एक बार कुआं खोदना था, पानी निकालना था ज़मीन के अंदर से, तो उसके लिए ना गांव वाले क्या करने लग गए, ज़मीन खोदने लग गए। जब वो ज़मीन डग कर रहे थे तो क्या हो रहा था कि वो थोड़ी जगह जा रहे थे, 2-4-5 फुट खोद रहे थे, पानी नहीं निकल रहा था और फिर आगे बढ़ जा रहे थे। फिर दूसरी जगह कोई ये कह रहा था कि यहाँ का वास्तु खराब है, वहाँ पर खोदो, तो वो वहाँ पर जाके खोदने लगे। तब तक एक आया, एक ने कहा अरे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, वो पेड़ के पास खोदो, वहाँ पर पानी होगा। उसने कुछ लॉजिक दिया अपनी साइंटिफिक, तो फिर वो पेड़ के पास जाकर खोदने लगे, 2-4-5 फुट खोदा, फिर से पानी नहीं आया। ऐसे करते करते उन्होंने पूरा गाँव खोद दिया, है ना। हुआ क्या, पानी आया ही नहीं। तब उनमें से एक जो विजडम थे, और वो अभी तक नहीं थे यहाँ पर, वरना पहले ही बता देते, उन्होंने बोला ऐसा करो कि जो ये आप इसको खोद रहे हो, ऐसा करो 2-4-5 फुट, जब आप हर जगह 10 जगह खोद रहे हो, उससे अच्छा 4 टाइम्स कर लो, यानी 40 फुट आप यहीं पर खोद लो, निकलेगा कुछ। वहीं पर खोदा गया, एक ही जगह पर जब खोदा गया तो कुछ निकला और पानी निकला लास्ट में। मैं क्या कहना चाहता हूँ स्टूडेंट्स आपसे, मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि अगर हम ना सिर्फ हल्का हल्का खोदते हुए फटाफट भाग जाएं आगे, यानी सारे चैप्टर हमने खोल तो सारे चैप्टर दिए, सारे चैप्टर ओपन कर दिए, यानी कि उनका जो इंटरेस्ट था वो भी ढंग से नहीं लिया, थोड़ा सा चैप्टर को किया, फटाफट 2-4-5 क्वेश्चन करे, बाकी 2-4-5 हमसे हुए नहीं, हम आगे बढ़ गए और हमें क्या लग रहा है कि हमने चैप्टर कर लिया। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं और बोलते हैं एनसीईआरटी हमने 2-4-5 बार कर ली, और मार्क्स वहीं आते हैं 100 में से 70 मार्क्स, है ना। और जबकि उन्होंने क्या किया, 4 बार उन्होंने एनसीईआरटी किया, फिर अपने जूनियर्स को जाके बोलते हैं कि एनसीईआरटी से कुछ नहीं होगा, मैंने 4 बार की थी लेकिन 70 मार्क्स है, दूसरी बुक करना, फिर गलती हो जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ पूरा पेपर एनसीईआरटी से ही आएगा, आपको कोई प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है। पूरा पेपर एनसीईआरटी से आने का मतलब ये है ना, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी तो आपको छोड़ के नहीं आओगे, इतना है। लेकिन वो तभी हो पाएगा स्टूडेंट जब आप ना डेप्थ में जाकर पढ़ोगे। देखो किसी भी एक चैप्टर में मान लिया ऐसा हो सकता है कि कोई आपको कह दे कि मान लिया फॉर एग्जांपल आप 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैट्राइसिस आप पढ़ रहे हैं, अब कोई आपके पड़ोस से आपका दोस्त आया और आपके फ्रेंड ने आपको कह दिया कि ये 3rd चैप्टर तो बहुत ईजी है, ऐसे तो मैंने 2 दिन में कर लिया था, या मैंने 1 दिन में कर लिया था, मैंने तो इसे देखते ही कर लिया था, ऐसा कुछ कह दे तो डिमोरलाइज नहीं होना। अगर मान लिया आप 10 दिन ले रहे हो, आप 20 दिन ले रहे हो, आप 1 महीना ले रहे हो 3rd चैप्टर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंसिस्टेंट बने रहना, ठीक है ना, कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है आपका जो फ्रेंड है वो 3rd चैप्टर तो कर पाया, कंसिस्टेंसी की आदत नहीं थी, है ना, वो आगे के सारे चैप्टर में बिल्कुल नहीं सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि आगे के चैप्टर आपसे डिमांड करते हैं एक ऑनेस्ट डेडिकेशन की, ठीक है ना, जितने चैप्टर हैं आगे, क्योंकि आपको कंसिस्टेंट होना ही पड़ेगा। और ये बुक्स ऐसी होती है, अपने मैथमेटिक्स ऐसी है कि ना आप ऊपर से देखकर नहीं पढ़ पाओगे, आपको करना पड़ेगा, यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन द क्वेश्चंस, ठीक है ना, आपको क्वेश्चंस को देख कर करना होगा। और ऐसा 50 बार होगा कि आप क्वेश्चन करोगे, सिंपल से सिंपल क्वेश्चन का भी आपका आंसर नहीं आएगा, पता नहीं क्यों होता है ऐसा। जैसे ना आज की डेट में जब मैं क्वेश्चन करता हूँ कोई तो हो जाता है, पता नहीं क्यों, लेकिन उस समय मुझे याद आता है कि जब मैं करता था, पता नहीं क्यों मैं बहुत रखता था अपनी तरफ से ध्यान, लेकिन गलती हो ही जाती थी। और अब क्या, अगर मैं अब अनकॉन्शियसली भी अगर कर रहा हूँ तो भी आंसर आता है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके साथ भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी आपके साथ जो अभी हो रहा है वो मेरे साथ हुआ था। वो क्या है, वो ये है कि जब आप क्वेश्चन कर रहे हो आपका कोई आंसर नहीं आ रहा, या आपने कोई पहले चीज़ पढ़ी हुई थी और आप अब जब कर रहे हो ट्राई तो नहीं हो पा रही, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ये क्लास आपको इसीलिए मिली है, वरना देखा जाए तो 13 चैप्टर्स हैं टोटल मिला जुला के, सिर्फ 13 चैप्टर है, और देखा जाए आपको 1 साल का टाइम मिलता है तो करने के लिए। तो ये अगर सिर्फ करना है इन्हें, तो उसके लिए तो फिर आपको 2-4-5 महीने इनफ है, लेकिन ये बाकी के मंथ क्यों दिए, ताकि प्रैक्टिस करो आप। इसीलिए एक एक चैप्टर को आप बहुत अच्छे से टाइम देते हुए चलो। और ऐसा होता है कि जब आपने मान लिया 3rd चैप्टर को ना, मान लिया आपने 1 महीने का टाइम दे दिया, तो बहुत चांस है कि 7th चैप्टर को आप 1 महीने से कम में कर दोगे, भले ही वो 7th चैप्टर बड़ा है अपने आप में, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी सेट हो गई होगी, आपका एक अलजेब्रा माइंड में जो बना है वो बन चुका होगा, और आप फेमिलियरिटी आपकी क्रिएट हो चुकी है आपकी बुक के साथ, आपकी बुक आपकी फ्रेंड बन चुकी होगी। तो उस समय आसान होता है बड़े चैप्टर्स को करना, जहां पर बाकी लोग गिव अप कर रहे होते हैं वहां पर आप निकल कर आओगे। वो तभी हो पाता है स्टूडेंट जब आप ऑनेस्ट रहो अपनी तरफ से। मैं इतना ही आपको बता सकता हूँ यहाँ से कि जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ लो, तो कोई भी चैप्टर, पहले तो बता दूं, कोई भी चैप्टर आपकी बुक में ईजी नहीं है, और पहली बात, और दूसरी बात ये भी बता दूं कि कोई भी चैप्टर आपकी बुक में टफ भी नहीं है, ठीक है ना, वो रिलेटिवली है, जिसने जिसको जैसे देखा उसको वैसा वो चैप्टर लगे। बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं मेरे रिलेशंस एंड फंक्शन में प्रॉब्लम होती है। अब अपना तो पता नहीं उन्हें, लेकिन दूसरे से उन्होंने सुन लिया कि रिलेशंस एंड फंक्शन जो है वो आपका थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, थियोरेटिकल टॉपिक है, तो वो थियोरेटिकल सोच के कि हम तो बड़े लॉजिकल हैं, हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, वो थियोरेटिकल छोड़ देते हैं। असल में वो इतना भी थियोरेटिकल नहीं है, और देखा जाए तो वो उतना ही थियोरेटिकल है जितने सारे चैप्टर थियोरेटिकल होते हैं,
ठीक है ना, सारे चैप्टर ही थियोरेटिकल है देखा जाए तो, जितने भी आपके उसमें, इस हिसाब से वो एक कंप्लीट लॉजिकल आपका चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शन। इसीलिए स्टूडेंट मैं कहना चाह रहा हूँ आपको कि अपनी स्टडीज जो है उसे अभी से थोड़ा सा शेड्यूल्ड वे में करें, थोड़ा पढ़ें लेकिन जो पढ़े वो ठोस पढ़ें, वैसे वाला काम ना करें कि थोड़ा सा 2-4-5 फुट खोद दिया और फिर आगे बढ़ गए। 2-4-5 फुट अगर खुदा है तो फिर आगे पूरा बढ़े, उसे उसका अंजाम तक पहुंचाएं अगर शुरुआत करी है आपने तो। इन बातों का स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना चाहिए, और जो अदर सब्जेक्ट है उनके साथ भी अलाइनमेंट में रहना चाहिए। हो सकता है आपको मैथमेटिक्स बहुत पसंद हो तो पूरा टाइम मैथमेटिक्स में ही नहीं देना, और हो सकता है आपको मैथमेटिक्स नहीं पसंद हो तो फिर भागना नहीं है, एस्केप नहीं करना, पलायन नहीं करना। हमें अगर मैथमेटिक्स हमें समझ में नहीं आ पा रही, अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, और मान लिया आपको ना इससे प्रीवियस क्लासेस में 11, 10, 9 जो भी आपने पढ़ी हो, अगर आपका स्कोर नहीं भी अच्छा हुआ है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात नहीं होती। बहुत से स्टूडेंट को मैंने अपनी आंखों से देखा है कि 10th 11th तक उनकी मैथ्स कुछ खास नहीं होती, लेकिन 12th में वो सीधे 100 लाते हैं, 95 प्लस लाते हैं। ऐसे बहुत से स्टूडेंट 100 लाते हुए भी मैंने देखे जिनकी 11th में कुछ खास नहीं आती थी मार्क्स, यानी कि 100 में से आउट ऑफ 150 तक यहाँ तक आते थे बस 11th क्लास में, कोई खास नहीं थे, लेकिन उन्हें जितनी कमियां थी वो सारी कमियों को यहाँ पर रिजॉल्व किया, कहाँ पर, क्लास 12th में आकर, और उन्होंने अच्छा स्कोर किया, वो उसके हकदार थे क्योंकि उन्होंने उस तरह से उसे पढ़ा था। तो आपसे भी मैं कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल डिमोरलाइज नहीं ना हो और ना ही ओवर कॉन्फिडेंस हो। ओवर कॉन्फिडेंस इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो 10th क्लास में मैथमेटिक्स पढ़कर आते हैं, 10th क्लास में मैथमेटिक्स में उनके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, तो वो उसी उसमें रहते हैं कि हम मैथमेटिक्स अच्छी आती है। वो बात अच्छी है कि आपको आती है, ठीक है ना, मैं श्रेष्ठ हूँ ये कहना अच्छी बात है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये कहना गलत है, ठीक है ना। यानी कि कॉन्फिडेंस होना सही है, लेकिन थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस होना थोड़ा गलत हो जाता है। वो इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि हम थोड़ा सा लेथार्जी, हम लेजी हो जाते हैं जब हमें लगने लग जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये कॉन्फिडेंस भी रहना जरूरी है, तो आपको तालमेल बैठाना है, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में रहना है आपको, कॉन्फिडेंस होना भी थोड़ा जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए स्टूडेंट, अगर आपको मैथमेटिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसमें ना एक्स्ट्रा टाइम दे, थोड़ा सा क्वेश्चंस को एक्स्ट्रा टाइम दे, क्वेश्चंस करें प्लीज। एक बात जो स्टूडेंट गलती करते हैं वो क्या करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन कर लिया तो दूसरे क्वेश्चन को ना हवा में कर लेते हैं, सोचते हैं कि हाँ हम कर लेंगे इसे, और वो क्वेश्चन को, वो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है आगे जाकर, क्वेश्चंस को नहीं होती प्रॉब्लम, ठीक है ना। क्या प्रॉब्लम होती है कि ना जब वो क्वेश्चन करने बैठते हैं ना उन्हें हाथ नहीं चल पाते, क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन बैठते हो, आपका एग्जामिनेशन में जब आप बैठते हो ना आपके हाथ ज़्यादा चलते हैं, दिमाग कुछ खास नहीं चलता उस दिन, क्योंकि दिमाग आपने पूरे साल भर चलाया रहता है। दिमाग को ना हमने फ्लेक्सिबिलिटी दे देनी होती है पूरे साल में कि जितना खुल सकता है खुल जाए, क्योंकि एग्जामिनेशन के दिन नहीं खुलने वाला कुछ। एग्जामिनेशन के दिन तो यह है कि आप खोलना जितना चाहोगे उतना खुल जाएगा, लेकिन जो उसकी लिमिट है उनको अभी आपको क्रॉस करना होगा इस दौरान, जब आप अपनी जो भी आपकी आगे की बात होने वाली है, ठीक है ना। तभी बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं इफ़ यू फेल टू प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल। अगर आप फेल हो जा रहे हैं किसी प्लानिंग को करने में तो आप जरूर प्लानिंग कर रहे हैं फेल होने की, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखें, जितना मैं बता सकता था भी मैंने बताया। आप इस वीडियो को अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा लाइक जरूर करें, जो भी आपके कमेंट्स हो सकते हैं उसे बताएं। मैंने उसके अकॉर्डिंग भी बात करी जो मुझे लगता था कि स्टूडेंट से कहने जा रहा हूँ। बाकी सैटरडे को तो हम लाइव आते हैं, मैं उससे आपके साथ डिस्कशन कर लेता हूँ, बाकी जो बातें आपके क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को लेकर मैंने कुछ इनपुट लेकर ये वीडियो बनाया था, ठीक है ना। और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने अदर इंडियन स्टूडेंट के साथ, और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि आपको फ्यूचर अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिलते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सुने दोबारा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और डिस्क्रिप्शन में जाकर चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक जो मैंने कराए हुए हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स के, उन चैप्टर्स के लिंक दिए गए प्लेलिस्ट के, जिस पर भी क्लिक करोगे उस चैप्टर का पूरा वीडियो आपके सामने आ जाएगा। उनको देखें आराम से और कंसिस्टेंट होकर पढ़ते रहें, ठीक है ना, और शॉर्टकट ना मारें, इतना ही मैं स्टूडेंट्स आपसे कह सकता हूँ। और बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी है आप उनको देख लें, वहाँ से आप वहाँ से भी उन्हें पढ़ सकते हैं, और चैनल में जाकर भी एक बार विजिट करें अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर।